मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में क्षत्रिय राठौर समाज द्वारा लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे लाना है। कार्यक्रम में वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाले करीब 140 मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी मौजूद रहे। सांसद तोखन साहू ने समारोह में समाज को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायी बताया। अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को नई ऊर्जा मिलती है और वे समाज तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। राठौर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाता है और आगे खेल व अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षत्रिय राठौर समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है। जो बच्चे 80% से ऊपर लाए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर के बच्चे आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन बच्चों के द्वारा। मैंने देखा कि कोई बच्चे 95%, जैसे कोई 96%, कोई 92% लेकर के 10वीं 12वीं में पास हुए हैं। इतने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे क्षत्रिय राठौर समाज के हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं और समाज के पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बिलासपुर की इस पावन धरा पर। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समाज के मांग पर मैं 15 लाख रुपये सांसद निधि से सामुदायिक भवन के लिए मैं देने की घोषणा की। हमारे समाज में जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जिनका 80% से ऊपर आया हुआ है, उनको सम्मानित करके किसी भी प्रतिभा को आप यदि सम्मान करेंगे तो उनका ऊर्जा भी बढ़ता है, प्रेरणा भी मिलती है और वो शिक्षा के क्षेत्र में और अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम हमारे समाज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके पीछे एक उद्देश्य और भी होता है कि हमारी जो प्रतिभा है वो हमारी समाज को भी समझे, समाज को जाने। जिस समाज ने उनको इतना आदर दिया, जिस समाज उसको इतना सम्मान कर रहे हैं, तो उस समाज से जब तक उनके मन में प्रेम नहीं होगा तो कैसे बनेगा। तो ये इससे एक प्रेम पैदा करने का बहुत अच्छा एक माध्यम है। आज हम अपने बच्चों को जो 10वीं और 12वीं क्लास में 80% से ऊपर अंक हासिल किए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम लगभग 130 से 140 बच्चों को जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमको मंत्री जी के द्वारा ही हमको ज़मीन दिया गया था। उसमें हमको 15 लाख रुपए मंत्री जी के द्वारा बोला गया है और हमारे बाउंड्री वाल की आवश्यकता थी। बाउंड्री वाल के भी हमारे महापौर महोदया ने बोले हैं और हमको केंद्रीय मंत्री जी बोली दिए। शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नगरी एरिया कमेटी की सचिव और 8 लाख की इनामी महिला नक्सली झांसी उर्फ वछेला मटामी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झांसी मूल रूप से गढ़चिरौली की निवासी है और वर्ष 2005 से माओवादी संगठन से जुड़ी रही। शुरुआती दौर में जन मिलिशिया सदस्य रही। इसके बाद चातगांव LOS मैनपुर डिवीजन और नगरी एरिया कमेटी में ACM डिप्टी कमांडर और अंततः सचिव तक के पद पर रही। झांसी ने कुख्यात 90 लाख के इनामी नक्सली सत्यम गावड़े से विवाह किया था, जिसकी इस वर्ष जनवरी में मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। उसने संगठन में ग्रामीणों की हत्या, अवैध वसूली और जबरन भर्ती जैसी गतिविधियों से मोहभंग होने की बात कही। साथ ही आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन और शासन के पुनर्वास नीति ने उसे प्रभावित किया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि समर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष योगदान रहा है। मटामी को शासन की नीति के तहत इनाम राशि, आवास, रोजगार और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम अन्य नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आज गरियाबंद में एक महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। ये मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सली संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद कार्यरत थी और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद SLR हथियार जो अब
फिलहाल में एसएलआर हथियार के साथ नगरीय एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया गया। क्या विचार लेकर के 20 साल पहले आप नक्सल आंदोलन में सम्मिलित हुई थी? मतलब पहले जब मैं नहीं उतना नहीं जानता था कि 16 साल उम्र में उतना अकल भी नहीं थी, इसलिए मैं शामिल हो गई। जल जंगल जमीन के लिए लड़ना, और लड़ाई नहीं करने से जमीन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, इस तरह का नक्सली लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही मुझे शामिल किया गया। जमीन की लड़ाई के लेकर के आप भर्ती हुई, तो कौन सी जमीन को लेकर के? आपकी कोई जमीन कहीं दबी है, कहीं गई है, क्या हुआ है? नहीं, मैं भर्ती हुआ पार्टी में, हाँ। लेकिन भर्ती होने के बाद में समझ में आया कि कुछ फायदा नहीं है और किसी को जमीन नहीं। तो ये समझने के लिए आपको इतना 20 साल लग गया? हाँ। और इस बीच में सत्यम गावड़े से आपकी शादी हुई? हाँ। वहाँ आप बता रही हैं आपको भोजन पानी की सुविधा नहीं थी जंगल में? हाँ। ये तकलीफ थी? क्या 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 तकलीफ थी जंगल में आपको? तकलीफें हैं, पानी का भी कमी है, खाना पीना का भी कमी है, और गांव से मदद भी कमी है। अब गांव से मदद नहीं मिल रही है? मतलब जन समर्थन नक्सलियों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? हाँ। असला बारूद की भी कमी हो गई है। हाँ। लड़ने वाले भी कम पड़ गए हैं। हाँ। ये आपका कहना है। यहाँ सरेंडर के बाद, आत्मसमर्पण के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छी लग रही है। ठीक लग रहा है? हाँ। ठीक, चलिए। गरियाबंद पुलिस को नक्सल मोर्चे पर लगातार जो सफलता मिल रही है उसका सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक और सफलता मिली है। आज एक महिला माओवादी ने सरेंडर किया है। पुलिस अधीक्षक एसपी निखिल राखेचा के समक्ष उन्होंने आज सरेंडर किया है। उस महिला माओवादी का नाम झांसी उर्फ वछेला मटामी बताया जा रहा है, कि जो कि 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय थी और गढ़चिरौली महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है। और इस गरियाबंद क्षेत्र में जो सबसे नामी नक्सली सत्यम गावड़े जो सक्रिय था, ये उसकी पत्नी बताई जा रही है। सर, आज जो महिला नक्सली ने सरेंडर किया है वो सत्यम गावड़े की पत्नी थी जी। आज तक के अपने यहाँ आपके आने के बाद एक विशेष देखा जा रहा है, बहुत सफलता मिल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें लगातार गरियाबंद पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस की कोशिश जारी है कि जितने आसूचना पर नक्सल अभियान चलाया जाए और जो बचे हुए नक्सली है कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक आत्मसमर्पण हो पाए। इसमें ही इस अभियान में ही आज सुकमा पुलिस की विशेष सहयोग से आज एक 8 लाख इनामी नक्सली झांसी जिसका नाम है, तो नगरीय एरिया कमेटी के रूप में गोबरा क्षेत्र में कार्यरत थी, उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा का विशेष जोर नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर के है। वो लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और लगातार मैसेज जा रहे हैं। उसका परिणाम ये आ रहा है कि बहुत से नक्सली यहाँ सरेंडर कर रहे हैं। इसी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में आज एक महिला माओवादी ने भी सरेंडर किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हो रहे दशहरा पर्व से पहले रावण दहन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अरपा आंचल समिति जो हर साल यहां रावण दहन का आयोजन करती है, इस बार अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को दिए जाने से आक्रोशित है। समिति ने बीते दिनों पत्रवार्ता कर चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। सोमवार को भारी बारिश के बीच अरपा आंचल समिति और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। रैली के कारण शहर में जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। समिति के सदस्यों का कहना है कि वर्षों से वे ही साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस बार बाहरी व्यक्ति को अनुमति देकर क्षेत्र की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। उनका आरोप है कि धार्मिक आयोजनों में भी राजनीति हावी हो रही है। समिति ने साफ कर दिया कि यदि उन्हें अनुमति नहीं भी दी गई तब भी वे साइंस कॉलेज मैदान में ही रावण दहन करेंगे। इस पूरे मामले पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समिति को उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। देखिए, आज अरपांचल लोकमंच एवं सर्व हिंदू समाज और बहुत सारे दल के वरिष्ठ लोग हम आज हमारा समर्थन करने आए। हम सब हजारों की संख्या में यहाँ कर कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया है कि अरपांचल लोकमंच वर्षों से दशहरा का त्योहार मनाता है साइंस कॉलेज में। हम लोगों का वो क्षेत्र है, मोहल्ला है। आप ये बताइए, त्योहार अपने घर में मनाया जाता है ना, कि दूसरे शहर या दूसरे मोहल्ले में मनाया जाता है? हम अपने क्षेत्र में त्योहार मनाते हैं 5 वर्षों से।
सर्वदलीय, कोई दल का उसमें भेद नहीं है। क्या कोई भी दल के लोग, सारे दल के लोग हमारे मंच में होते हैं। इस बार हमने आवेदन किया, किसी और को दे दिया गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया, कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा प्रयास करते हैं कि रास्ता निकाल के आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है, चूंकि वो हमारे जिलाधीश है, हमारे संरक्षक हैं, तो हमारे तो वो हमारी रक्षा करना उनका काम है। और हमारा अगर अधिकार छीना जा रहा है, लोकतांत्रिक हनन हो रहा है हमारे अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का, तो कलेक्टर साहब हमको सुरक्षा दें। तो हम उनके पास आए हैं बस हाथ जोड़ने, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं जो भी है बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला, एक युवक और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त को सरकंडा थाना में एक महिला ने अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने तलाश शुरू की और नाबालिग को रायगढ़ से बरामद किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि घरेलू विवाद के बाद वह सहेली से मिलने गई थी, जहां सहेली और उसके परिजनों ने उसे अपने पास रोक लिया। इसके बाद उसे रायगढ़ ले जाकर जबरदस्ती शराब पिलाई गई और रोजाना अलग अलग पुरुषों के हवाले किया जाता था। विरोध करने पर पीटा और धमकाया जाता था। नाबालिग ने आरोप लगाया कि इस कृत्य में उसकी सहेली की मां कालिका तिवारी और मसानगंज निवासी विकास उर्फ विक्की भोजवानी शामिल थे। विक्की भोजवानी पर पहले से ही पीटा एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्यवाही शुरू कर दी है। एक नाबालिग बालिका की मां जो है दिनांक 8/8/2025 को थाना उपस्थित आई थी और उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसकी पुत्री जो है विगत 2 महीने से घर नहीं आ रही है। किसी अज्ञात लोगों के बहकावे में आकर वो कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। शहर में ही है लेकिन वो उसका पता शादी नहीं चल पा रहा है। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और पीड़िता की पता शादी की गई। पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता को बरामद करके उससे जब पूछताछ किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसने बताया कि 2 नाबालिग बालिका, उसकी मां और एक अनैतिक कार्य में लगे कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको बहला फुसलाकर अपहरण कर गलत कार्यों के लिए झोंका जा रहा था। आरोपियों को चिन्हांकित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक अपेक्षा पर भेजा गया है। मैं सभी माता पिताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, किसी अनजान लोगों के साथ जाने ना दें। और मैं उनको भी हिदायत देना चाहता हूं कि जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े 2 दिवसीय कोरिया प्रवास पर है। दौरे के दौरान उन्होंने बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसके उपरांत प्रेस वार्ता आयोजित की। इससे पहले मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बैकुंठपुर स्थित बाल गृह और वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्था देखकर वे संतुष्ट नजर आई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले की समीक्षा के दौरान कुछ कमियां सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी समय पर खुले, बच्चों की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और उन्हें पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध हो। मंत्री ने जर्जर आंगनबाड़ी भवनों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ऐसे भवनों में संचालन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। जैसे ही भवन की मरम्मत और नए निर्माण की स्वीकृति मिलती है, तुरंत कार्य शुरू कराया जाएगा। देखिए, विभागीय समीक्षा सरगुजा संभाग की जा रही है, क्योंकि इस बार जो स्टार्ट किए हैं जसपुर, अंबिकापुर, बलराम और फिर कोरिया जिला, उसके बाद एमसीबी जिला जाएंगे। एमसीबी जिला के बाद फिर सूरजपुर का। तो ये अपना पूरा संभाग कवर कर रहे हैं, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ समीक्षा अभी तक नहीं हो पाए हैं वहाँ जाने की आवश्यकता है, वहाँ की स्थिति जानने की भी आवश्यकता है। तो आज कोरिया जिले आई हुई हूँ। कोरिया जिले में मैंने बहुत सारे संस्थागत, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो बहुत ही सुंदर चल रहे हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी विभागीय समीक्षा हुआ, यहाँ उपस्थित जिला पंचायत सीईओ भी थे और जिसमें कमी पाई गई है और कुछ निर्देश भी दिए हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र समय पे खुले, बच्चे साफ सुथरे आए, पोषण आहार अच्छे से मिल पाए, गर्भवती महिलाओं को आहार अच्छे से मिल पाए और उनको जागरूक करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई। देखिए, कोरिया जिला ही नहीं तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र हैं,
हर कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है कि जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को ना बैठाएं। सारंगढ़ के बिलाईगढ़ जिले के बालक छात्रावास गोड़म के अधीक्षक पर छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अधीक्षक खगेश्वर यादव 13 सितंबर की दोपहर शराब के नशे में छात्रावास पहुंचे और बच्चों से मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्होंने 2 छात्रों को पीटा, जिनमें से एक बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश छात्र को तत्काल छात्रावास के रसोइया ने पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोड़म में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के बाद उसे होश आया। पीड़ित छात्र पिहरिद सक्ती जिले का रहने वाला है और यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। 14 सितंबर को जब बच्चे की मां ललिता डहरिया छात्रावास पहुंची और अधीक्षक से मारपीट के बारे में सवाल किया तो अधीक्षक ने उनके साथ भी अभद्रता की। घटना की जानकारी फैलते ही छात्रावास परिसर में पालकों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और अधीक्षक के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। बच्चों ने आरोप लगाया कि अधीक्षक अक्सर नशे की हालत में हॉस्टल आता है और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और पालकों ने दोषी अधीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अच्छा, क्या घटना हो गया आपके साथ जो आपकी मम्मी आई थी? ना तो दूसरा गाली दिया और मेरे को ना आके मारे और ना बिस्तर से गिरा दी और बहुत मारे और दारू पी के आया था। तो क्या नाम है टीचर का? खगेश्वर यादव। खगेश्वर यादव। मेरे बच्चे को कल बहुत बुरी तरीके से मारा गया। अधीक्षक यहाँ का यादव है, पता नहीं नाम क्या है, घसीट कर बिस्तर से गिराया, उसको मारा और बेहोश हो गए। फिर भी उसको डॉक्टर घर नहीं ले जाया गया और ना अभी गंदा व्यवहार किया और दारू पीकर हम लोगों को बदतमीजी से कर रहा था कि अपने बच्चे को टीसी निकालो और ले जाओ यहाँ से भगो करके। दुर्ग के इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन के आह्वान पर आज व्यापारियों ने फुल मार्केट से पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में व्यापारी बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए निगम कार्यालय तक पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि वे किसी से भीख नहीं बल्कि अपने अधिकार मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि अवैध वसूली की समस्या लगातार बनी हुई है और उनकी लंबित मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेकर व्यापारी अब एकजुट होकर आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। निगम कार्यालय पहुंचकर व्यापारियों ने अपनी आवाज बुलंद की और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूनियन ने सभी व्यापारियों से अपील की कि एकजुट होकर दुर्ग में नई मिसाल पेश करें। यहाँ पर अवैध वसूली पार्किंग के द्वारा की जा रही है, उसके कारण आए हुए हैं। हमारे मार्केट में कई सुविधाएं नहीं है, उसके कारण हमने 2 साल से प्रयास कर करके कलेक्टरों को नोटिस दिया है, कलेक्टरों को ज्ञापन दिए हैं, जिसको दे सकते थे उन लोग को दे चुका है, पर कोई भी हमारे दुर्ग शहर में विकास नहीं हो रहा है। आज की डेट में अगर हमारे यहाँ पर अवैध वसूली बंद नहीं होती है, हमारे दुर्ग शहर में इंदिरा मार्केट में डेवलपमेंट नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आखिरी हमारा समाधान बंद करने का ही रहेगा। हमारे पास अवैध वसूली की जाएगी। हमारी मांग ये है भाई साहब कि पिंक टॉयलेट होना चाहिए। लेडीज आती है मार्केट में, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। दूसरी मांग ये है साहब प्रीमियम राशि की मांग, जो कि औचित्य नहीं है। आज हमारा घर गुजारा कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं, ना कि प्रशासन जानती है। क्योंकि हमने फ्री होल्ड जब भूपेश सरकार के समय हुआ था तब उस समय फ्री होल्ड की हमने भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय नगर निगम द्वारा ये कह दिया गया कि अभी आपकी प्रीमियम राशि नहीं आई है। और उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग ऐसी तरीके से गुंडागर्दी तरीके से वसूली जा रही है जिसकी कोई माने अवस्था नहीं है। पार्किंग ऐसी होनी चाहिए भाई कि जिनके जो आ रहा है, आज आप ही के घर वाले नहीं आ पाते दुर्ग के व्यापार में, वो जाना चाहते हैं जहाँ 4 गाड़ी खड़े हो सकते। दुर्ग का व्यापार बस से बदतर हो चुका है। जी, अवैध वसूली की बात मेरे कान में आई है तो मैं इसी विषय को लेकर के जो ठेकेदार है उसको बुलवाई थी और उस पर मैंने कड़ी आदेश किया है कि इस तरह से आगे बात नहीं आनी चाहिए। और वहाँ पर हम एक बोर्डी में रेट भी लिखवा देंगे और पार्किंग का एरिया भी तय कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्किंग का ठेका दिया गया है और रेट ये है, तो उससे लोगों को भी क्लियर रहेगा और जो अवैध वसूली हो रही है उस पर भी नियंत्रण लगेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।